यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा शहर के कॉलेज चौराहा से ढेकहा फ्लाईओवर को मिली मंजूरी। रीवा में दबंगों ने अवैध कब्जा बताकर सरकारी जमीन करा ली अपने नाम। बस में 42 अधिकारियों को लेकर गांव पहुंचे रीवा कलेक्टर। सतना रीवा नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। रीवा में 3 दिन बाद हुआ शव का अंतिम संस्कार। रीवा में 100 जन सुनवाइयों में भी नहीं निकला हल, युवक ने केक काटकर जताया विरोध। सतना में भतीजे को पीटने के बाद बुआ ने लगाई फांसी, SDMH रीवा में हुई मौत। रीवा में डेवलपर की लापरवाही, 10 वर्ष से सड़क बिजली से वंचित हैं रहवासी। रीवा में जमीन के पट्टे के लिए भटक रहा दिव्यांग पहुंचा कलेक्टर के पास। नीट पेपर लीक पर रीवा में NSUI का प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रीवा में आंसू गैस के गोले छोड़ते ही आम लोगों में मची अफरा तफरी। रीवा नगर निगम आयुक्त ने किया जोन कार्यालयों में निरीक्षण, मौके पर हुआ निराकरण। रीवा कलेक्टर ने लाइन में पहुंचकर सुनी आवेदकों की फरियाद। रीवा में अवैध नशे का रैकेट, पुलिस और आबकारी विभाग पर मिली भगत का आरोप। सतना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आया युवक, हालत गंभीर। और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, पारा 46.8 डिग्री पार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। कॉलेज चौराहा से ढेकहा तिराहे तक वाराणसी नागपुर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ रीवा जिले की महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में फ्लाईओवर को हरी झंडी मिल गई। CRIF योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई है, जबकि IIT दिल्ली फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने मार्तंड स्कूल, जय स्तंभ ब्रिज फ्लाईओवर और लक्ष्मण बाग अप्रोच ब्रिज सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृतियां शीघ्र पूर्ण कर निर्माण कार्य तेज गति से पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। इस फ्लाईओवर के बनने से कॉलेज चौराहे से ढेकहा तिराहे तक लगने वाले जाम से स्थायी राहत मिलेगी और रीवा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। रीवा से सरकारी भूमि में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है, जहां तहसील हुजूर के पटवारी हल्का करहिया क्षेत्र की शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर बेच दिया गया है। इस मामले पर रीवा कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया है। कलेक्टर को दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम कपूरी निवासी रामेश्वर प्रसाद साहू, पिता अयोध्या प्रसाद साहू ने ग्राम नीगा की खसरा नंबर 4 की शासकीय जमीन को अवैध कब्जा बताकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी। आवेदक कमलेश गौतम ने बताया कि उक्त खसरा नंबर 4 का कुल दर्ज रकबा मात्र 0.618 हेक्टेयर है, जिसमें बाईपास और नहर की भूमि भी शामिल है। लेकिन रामेश्वर प्रसाद साहू ने फर्जी कब्जे और गलत आंकड़ों के आधार पर अब तक 0.848 हेक्टेयर भूमि बेच दी है, जो अभिलेखीय रकबे से कहीं ज्यादा है। कमलेश गौतम ने आरोप लगाया कि आरोपी शेष बची जमीन को भी फर्जी रजिस्ट्री कराने की तैयारी में है। उन्होंने इसके लिए थाना डायल 181 सहित कलेक्टर से जांच करने और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने, साथ ही फर्जी रजिस्ट्री रोकने की मांग की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कमलेश गौतम। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि ग्राम नीगा हैं, ग्राम पंचायत करहिया, पटवारी हल्का करहिया, नंबर 2 नंबर मतलब 2 नंबर का है। तो उसमें ज़मीन है, रकबा 4 नंबर की। तो 4 नंबर की ज़मीन है, तो मान लीजिए उसमें दमंग लोग जो हैं, भूमाफिया लोग जबरई कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने का मतलब ये है, वो रामेश्वर प्रसाद साहू कपूरी के हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची है, जिसमें 618 हेक्टर उनके पट्टे की ज़मीन है, और उन्होंने बेच ली है 848 हेक्टर ज़मीन उन्होंने बेच दी, और नहर का रकबा उसमें अभी शेष है। तो श्रीमान जी से हम वहाँ भी दे चुके, कलेक्टर को जन सुनवाई में दे भी दिए हैं, थाने में कागज़ दे चुके हैं उसका, 181 में फ़ोन कर चुके हैं, जिसमें श्रीमान जी से निवेदन है कि उसमें कार्यवाही करने की जल्द से जल्द, और वो दमंगाई से पटिया बाउंड्री पूरी करा रहे हैं, और वहाँ जाएंगे तो वाद विवाद होने की पूर्ण रूप से संभावना है। कलेक्टर को आपने आवेदन दिया? आवेदन जन सुनवाई में हमने दिया है। अभी हम रसीद भी आपको, ये हमारे पास है रसीद भी रखी हुई है। कब दिया था आवेदन आपने? ये हम दिए हैं 5/26 को। अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, और 2 दिन से वो अभी काम लगाए हुए हैं, बाउंड्री बना रहे हैं पूरे। सोमवार को रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री के संकल्प के तहत गंगेव जनपद के टिकुरी गांव पहुंचकर चौपाल लगाई। 42 विभागीय अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस से गांव पहुंचे कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की। सीमांकन में देरी पर नायब तहसीलदार को नोटिस, आंगनवाड़ी केंद्र नियमित न खोलने पर सुपरवाइजर के निलंबन और सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस के निर्देश दिए। रास्ता विवाद का मौके पर निराकरण कराया गया। कलेक्टर ने सड़क चौड़ीकरण, नल जल योजना शुरू करने और विशेष शिविर लगाकर लंबित प्रकरण निपटाने के आदेश जारी किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हितग्राहियों के आवास निरस्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता गांव में योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि टिकरी की शिकायतें अब जन सुनवाई में नहीं आनी चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। सतना रीवा नेशनल हाईवे मार्ग पर मंगलवार दोपहर रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र के हर्षनगर करही में गेहूं से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें बैरिहा गांव निवासी उमेश सिंह अपनी पत्नी राजकली सिंह के साथ बाइक पर जा रहे थे। हादसे में दोनों पति पत्नी मौके पर ही दम तोड़ गए। वहीं ट्रैक्टर चालक संदीप कोल को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साव में तेजभान कुशवाहा की खेत में शव मिलने के बाद 3 दिनों तक चली तनाव की स्थिति के बीच आज सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक रीवा गुरुकरण सिंह द्वारा दिए गए आश्वासन और समझाइश के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि ग्राम साव निवासी तेजभान कुशवाहा का शव उन्हीं के खेत में 3 दिन पूर्व मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए पहले दिन सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जबकि दूसरे दिन पीएम करने के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और आज तीसरे दिन भी शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह खुद घटना स्थल पहुंचे और परिजनों से बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिया, साथ ही समझाइश दी, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। एसपी ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की। वहीं थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभी हत्या होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पीएम रिपोर्ट और बयानों के बाद जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान एक अलग दृश्य देखने को मिला, जहां जवा क्षेत्र के ग्राम गढ़ा गांव से कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक ने निराकरण न होने के कारण केक काटा। युवक का आरोप है कि वो साल 2022 से अभी तक 100 बार जन सुनवाई में पहुंचा, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का हल नहीं निकल पाया। युवक धनेश सोनकर ने बताया कि उसके गांव में सड़क और पुल निर्माण के लिए 2,51 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन बाद में ठेकेदार द्वारा 500 मीटर की सड़क बनवाई गई और उसमें मिट्टी डालकर आगे का काम बंद कर दिया गया। युवक का आरोप है कि सड़क बनवाने के नाम पर उसका घर गिरवा दिया गया। धनेश ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण में 1,20 लाख का घोटाला भी किया गया है। उसने बताया कि रोड न बनने के कारण बारिश के मौसम में पैदल चलने में दिक्कत होती है, गांव में वाहन नहीं पहुंच पाते, यहां तक कि खराब सड़क के चलते समय पर एम्बुलेंस नहीं आने के कारण गर्भवती महिला की मौत भी हो चुकी है। केक काटा क्यों काटा? आज ये मेरी 100वीं कलेक्टर जन सुनवाई है, आज तक निराकरण नहीं हुआ था, इसलिए काटा कि मैं 2022 में 2,51,15,000 की सड़क पुल के लिए पैसा मंजूर हुआ, लेकिन इन्होंने 500 मीटर बना के मिट्टी डाल के छोड़ दिया। मेरे गांव में पूरी सरकारी जमीन भी हो चुकी है और बिना सूचना के मेरा घर गिरा दिए सड़क बनवाने के नाम से। फिर इसके बाद इन्होंने दोबारा टेंडर लगाया, ठेकेदार की मनमानी की वजह से ये सब 1,20 लाख का घोटाला हुआ है। अब रोड ये लोग नहीं बनवाने के तैयार है, बोल रहे हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, रोड नहीं बनवाएंगे। अगर बारिश में सड़क नहीं बनी तो क्या होगा? बारिश में अगर सड़क नहीं बनेगी तो 500 लोग तो मारे जाएंगे, इतने के करीब जानवर भी मारे जाएंगे। हमारे यहाँ एम्बुलेंस जाने के लिए जगह नहीं है, न पैदल नहीं जा सकते तो एम्बुलेंस कहाँ जाएगी। 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये 12 मास क्या है कि कोई न कोई सियार जानवर रहते हैं, कोई न काट लेते हैं, जिसकी वजह से अभी तक 15 से 20 लोग मर चुके हैं। गर्भवती महिलाएं भी बच चुके हैं, जो बच्चा डिलीवरी कर चुके हैं नाले के पास, वहाँ भी मर चुके हैं बच्चे। अभी नए कलेक्टर से मिले, क्या क्या है? कलेक्टर सर से ये मैं तीसरी बार मुलाकात कर रहा हूँ। उन्होंने अभी तक अगर निराकरण करना होता तो अधिकारियों को बोलते, अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। नाम बता दीजिए अपना। धनेश सोनकर। सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र में खेलने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय बुआ ने 12 वर्षीय भतीजे को बुरी तरह पीटा। आक्रोश में आकर युवती ने खुद फांसी लगा ली। 6 दिन तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के भाई ने बताया कि वार्ड नंबर 12 टापरिया बस्ती निवासी 18 वर्षीय भारती बंसल ने 13 मई को सुबह 10 बजे घर में 12 वर्षीय भतीजे को खेलने के मुद्दे पर बुरी तरह पीटा। इसके बाद आक्रोशित होकर युवती ने घर में ही फांसी लगा ली। परिवार ने तुरंत उसे रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां 6 दिन तक उसका इलाज चला। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के नजदीकी जोरी ग्राम पंचायत अंतर्गत न्यू कॉलोनी जोरी गड्डी रोड के निवासियों ने रीवा कलेक्टर को पत्र लिखकर गंभीर शिकायत की है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी 10 वर्ष पुरानी होने के बावजूद डेवलपर ने सड़कों का खसरा हस्तांतरण और बिजली का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया। परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत सड़क निर्माण व मरम्मत नहीं करा पा रही है। जर्जर सड़कें, नष्ट ड्रेनेज और बारिश में घुटनों तक जलभराव आम बात हो गई है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बुजुर्ग दैनिक कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाते और आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचना चुनौती बन गया है। दूषित पानी से डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। निवासियों ने कलेक्टर से डेवलपर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और तत्काल खसरा हस्तांतरण व बिजली व्यवस्था सुधारने का आग्रह किया है। कहाँ से आए हैं और क्या शिकायत की है? जी, हम लोग आए हैं ग्राम पंचायत जोरी के तहत। हमारी कॉलोनी आती है न्यू कॉलोनी जोरी। अभी उसका कोई नया नामकरण भी नहीं हुआ है। पिछले 8-10 वर्षों से हम लोग वहाँ पर जो है तो अपना मकान बना के रह रहे हैं। धीरे धीरे वहाँ की आबादी भी बढ़ते जा रही है। आज नहीं, कम से कम नहीं तो 400 से 500 करीबन मकान वहाँ पे बन चुके हैं। लेकिन वहाँ पर जो मूलभूत अपनी आवश्यकताएं हैं कि जैसे कि रोड, पानी, बिजली, किसी प्रकार से कोई वहाँ पर रोड का कहीं से कहीं तक सिर्फ धूल गड्ढे हैं वहाँ पर, और कुछ नहीं है। बिजली के नाम पे हम लोग 400-500 मीटर दूर से एमपीवी ऑफिस में भी आवेदन दिए, वहाँ की भी रिसीविंग हमारे पास है। जन सुनवाई पिछले 10 महीने तकरीबन 7-8 महीने पहले जन सुनवाई में भी हमने दिया था कलेक्टर साहब को। पटवारी साहब का भी कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं समझ में आया कि भाई कुछ कर रहे हैं कि नहीं। रोड को लेके आदमी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है।
अभी तो चलिए कितने लोगों की वहाँ समस्या है? ये कम से कम नहीं तो वहाँ पर मान के चलिए कि 200 से 300 घर हमारे नज़दीक में ही बने हैं। बाकी उस रोड से कम नहीं तो 500 से 1000 लोगों का जो है गुजारा होता है। इसके लिए क्या मानते, कौन दोषी है? देखिए इसके लिए तो सर्वप्रथम तो हम लोगों ने क्या किया कि सरपंच के सामने अपना प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो ग्रामीण में हमारा क्षेत्र आता है। उसके बाद जब उनसे कोई नहीं मिला तो हमने एसडीएम ऑफिस में दिया आवेदन। उसके बाद हमने यहाँ पर जन सुनवाई कलेक्टर ऑफिस में दिया, लेकिन इसका सारा निराकरण किसी का कहना है कि ज़मीन का तेजन न होने की वजह से जो है, सरकारी न होने की वजह से जो है तो वहाँ कोई सरकारी जो है तो काम नहीं किया जा रहा है। कोई कहता है कि ग्राम पंचायत के तहत आता है तो सरपंच देखे। की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो हमारी जो सड़क दी हुई है, हमारे घर से जो लगी हुई है, रोड तक आती है सड़क, वो सड़क का निर्माण सुरक्षित रूप से हो जाए, और जो बिजली के खंभे हैं, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है, जो भी उचित लगे शासन को, तो अपने हिसाब से जो है तो हमारे लिए कम से मूलभूत व्यवस्था है रोड और बिजली, 2 चीज़ का जो है ना। और कुछ लोग हैं जिनका नामांतरण नहीं हुआ है, वहाँ पर उन लोगों का नामांतरण भी हो जाए। यही सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र के उमरिहा गांव निवासी राजीव लोचन तिवारी ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे अपनी 12 बीघा जमीन पर पिछले 20 वर्षों से रह रहे हैं। घर बनाने के लिए 5-6 ट्रैक्टर मिट्टी भरवाई और मड़ई बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के कुछ लोगों द्वारा लगातार मारपीट, गाली गलौज और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। पट्टे के लिए तहसील जाने पर कर्मचारियों ने उनके कागजात फाड़ दिए। अब दिव्यांग राजीव लोचन ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कलेक्टर ने आवेदन लेकर उनकी बात ध्यान से सुनी और शीघ्र पट्टा देने का आश्वासन दिया। 45 किलोमीटर पैदल बस यात्रा कर आए इस दिव्यांग ने कलेक्टर की संवेदनशीलता की प्रशंसा की। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? राजीव लोचन तिवारी। कहाँ से आए हैं? उमरिहा गांव से। क्या शिकायत लेके आए थे? शिकायत हमारी श्रीमान जी एक जमीन है 12 से मिलके, उसी में मैं 20-25 साल से रहता हूँ साहब। उसी के पट्टा के लिए उसमें मैं 5-6 ट्रैक्टर पत्थर गिरवाया हूँ। घर बनवाने के लिए अभी मैं ये मड़ई बना के रहता हूँ। कुशवाहा समाज के लोग मारने दौड़ते हैं, गाली देते हैं और वहाँ से भगाते हैं। इसीलिए आज मैं साहब के पास आया था। साहब से विनती, आज तक हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई। तहसील में जाता हूँ, तहसीलदार के बाबू लोग भगा देते हैं, कागज फाड़ देते हैं। कागज फाड़ के अब 2 बार हमारा फाड़ के फेंक दिए। इसीलिए आज हमको मजबूर हो के साहब के शरण में आना पड़ा। साहब से मुलाकात हो गई कलेक्टर? साहब से हो गई और साहब बहुत अच्छे हैं, गरीबों की बहुत अच्छे सुनते हैं। हमारा कागज लिए, हमें रसीद दिए, बोले कि जाओ आपका काम हो जाएगा, आपको पट्टा मिलेगा। एक जन भैया को बोले कि इनको पानी वानी पिलाओ, कुर्सी में लाके हमें बैठाए। कितनी दूरी से आए हैं? हमारा घर यहाँ से 45 किलोमीटर पड़ता है और जब स्टैंड में उतरेंगे तो हमको 2 किलोमीटर पैदल ही के जाना पड़ेगा। शरीर कैसे विकलांग हो, दिव्यांग हो गया? ये हम 8-9 साल तक ठीक थे, ये बाद में हम विकलांग धीरे धीरे हो गए। नीट पेपर लीक मामले में रीवा में एनएसयूआई के नेतृत्व में मंगलवार को छात्रों ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के आवास की ओर मार्च निकाला। कॉलेज मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने पर पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की, इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया। दूसरी ओर
नगर सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने कहा कि पानी की बौछार करने के बावजूद छात्र बार बार बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अपनी कुछ मांगों को लेकर इकट्ठे हुए थे वो, और यहाँ कुछ मांगों को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, जो बैरिकेडिंग के माध्यम से उन्हें रोका गया और अश्रु गैस और वाटर कैनन का उपयोग किया। अच्छा, यहाँ पे आमजन का कहना है कि आंसू गैस 1-2 छोड़ने चाहिए, लेकिन 5-5 पुलिस ने छोड़े, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो है ये देखते हुए अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है कि कितना बड़ा प्रयोग करना है हमारे लिए, और चूंकि वो आगे बढ़ते जा रहे थे विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो पुलिस को जो भी जो ज़रूरत थी उस हिसाब से अश्रु गैस का प्रयोग किया गया और वाटर कैनन का भी साथ में प्रयोग किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की एक हिडन फॉर्म है ये, इसमें आप क्या कहेंगे कि छात्रों को जो नीट लेकर के सर, चूँकि वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, जो है शासन का नुकसान कर रहे थे वो, इसीलिए बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, इसीलिए उन्हें रोका गया है। कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण करना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे वो, बैरिकेडिंग और डंडे वगैरह आप देख रहे होंगे कि वहाँ पड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे द्वारा जो है वाटर कैनन और अश्रु गैस का उपयोग किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन था आपका? देखिए, रीवा जिले में आपने किस प्रकार से देखा है, नीट में इतना बड़ा पेपर लीक हो गया और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, चाहे डिप्टी सीएम जी हों, चाहे साथ विधायक हों, सांसद हों, इनके सबके मुंह में जो है घी जम चुका है, ये एकदम से बोल नहीं पा रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आज एनएसयूआई जागा है और एनएसयूआई इसी विषय को लेकर नीट परीक्षा में धांधली को लेकर जो कुंभकर्णी निवेशवर है, इनको जगाने का एनएसयूआई कार्यकर्ता जा रहे थे। इस 24 डिग्री के टेम्परेचर में जब एनएसयूआई कार्यकर्ता निकले कि आप घोटाले की सरकार है, 10 साल में 4 बार आप पेपर लीक करवाते हो और 4 बार पेपर लीक होता है और हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय मंत्री करते हैं और आई एम सॉरी करके पूरा किस्सा समाप्त कर देते हैं। 4 बार पेपर लीक हुआ, 4 बार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई। जब हम जगाने का काम करने गए तो पुलिस ने वाटर कैनन लगाकर बैरिकेडिंग करके और आंसू गैस भी छोड़ा। क्या हम आतंकवादी थे? हम भी तो छात्र थे, हम तो डिप्टी सीएम से मिलकर उनको जगाने का काम कर रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है, शिक्षा को बेचने का काम कर रहे हैं, ये पेपर बेचने का काम कर रहे हैं और इन्हीं के केंद्रीय मंत्री के करीबी लोग पेपर लीक करवाते हैं। फोटो तक उपलब्ध है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उपलब्ध कराई है, उसके बाद भी इनके कानों में जू नहीं रहेगा। उन्हीं को तो जगाने जा रहे थे, पर पुलिस भी आज बीजेपी की पदाधिकारी बन गई, तो उसी को उन्हीं के बीजेपी के पदाधिकारी ने हमें रोक दिया और हमें लाठी डंडे से प्रयोग करके भगाने का काम किया। लेकिन हम डरने वाले नहीं लोग हैं, हम राहुल गांधी के लोग हैं, हम फिर से जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे 2 दिन बाद, हम डरेंगे नहीं। हम नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है इसमें एनटीए को बैन करना होगा और साथ ही जो इन्होंने हर बार ये एनटीए से अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, इस बार खुलासा इनको करना होगा, सीबीआई जांच बैठानी होगी और इनका खुलासा इस बार जब तक नहीं हो तब तक हिमालय आंदोलन प्रदर्शन चलता रहेगा। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान रीवा कॉलेज मार्ग स्थित जॉन टावर के पास पुलिस द्वारा दागे गए आंसू गैस के गोले आम जनता के लिए आफत बन गए। हवा की विपरीत दिशा के कारण गैस का रिसाव सीधे भीड़ भरे इलाके की ओर चला गया, जिससे स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों की आंखों में तेज जलन शुरू हो गई, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और देखते ही देखते लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। पुलिसकर्मी भी गैस के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आंसू गैस का उपयोग करते समय पुलिस को हवा की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। पुलिस ने इस दौरान 5 से अधिक आंसू गैस के गोले दागे। जनता से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए रीवा नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने मंगलवार को मैदानी स्तर पर सक्रियता दिखाई। उन्होंने जोन कार्यालय क्रमांक 3 एवं 4 का निरीक्षण किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान संबल समग्र सहित अन्य योजनाओं से जुड़े आवेदनों की प्रगति की जानकारी ली गई। जो हितग्राही आवेदन लेकर जोन कार्यालय पहुंचे थे, उनके प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए तथा किसी भी शिकायत की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निगम प्रशासन की इस पहल से आम नागरिकों में काफ़ी उत्साह है और उनमें उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का अब जल्द समाधान होगा।
मंगलवार को रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी की जन सुनवाई में करीब 1000 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। आवेदकों की भारी भीड़ को देखते हुए कलेक्टर ने जन सुनवाई कक्ष से बाहर निकलकर स्वयं लाइन में खड़े लोगों के बीच पहुंचकर एक एक आवेदन पर सुनवाई की। पैदल चलकर आवेदकों तक पहुंचने के इस प्रयास से लोगों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपनी समस्याएं खुलकर कलेक्टर के समक्ष रखी। नवागत कलेक्टर के पदभार संभालने के बाद से जन सुनवाई की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। भीषण गर्मी के बावजूद जिले भर से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। कलेक्टर सूर्यवंशी भी अंतिम आवेदक तक की समस्या सुनने के लिए लगातार समय दे रहे हैं। निर्धारित समय दोपहर 1 बजे के बाद भी जन सुनवाई जारी रही और रीवा में लगभग 3 बजे तक आवेदकों की समस्याओं पर सुनवाई की गई। कलेक्टर के इस सक्रिय रवैये की आम लोगों ने जमकर सराहना की। रीवा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने जिले में अवैध शराब और नशे के रैकेट पर पुलिस संरक्षण का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि एसपी को 50 लाख, थाना प्रभारी को 2 लाख और चौकी प्रभारी को 50,000 रुपए माहवारी दी जा रही है, जिसके कारण अवैध पैकरियां निर्बाध रूप से चल रही हैं। उन्होंने आबकारी अधिकारियों पर फर्जी डीडी मामले में संलिप्तता का भी आरोप लगाया। शर्मा का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। शर्मा ने इस मामले में स्थानीय विधायकों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बीहर नदी के पुल टूटने को भी घोटाले से जोड़ा। बताया कि पुल निर्माण में अनियमितताओं और देरी का फायदा रिंग रोड कंपनी को हो रहा है। नियमों के अनुसार 100 किलोमीटर दायरे में टोल वसूली बंद होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इन सभी मामलों पर उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और टोल रोकने की मांग की है। यहाँ पर जो है शराब की जो बिक्री हो रही है, अवैध शराब पैकारी जो हो रहा है, मैं पिछले 2 महीने से इसके पीछे काम कर रहा हूँ और मैंने जो काम देखा है उसके तहत जो है यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की संलिप्तता और साथ में जिला अधिकारी अबकारी अनिल जैन जो कि स्वयं एक ठेकेदार हैं, इस बात का पुख्ता प्रमाण आपको जल्दी मिलेगा। और उनके कारण ये है कि उन्होंने पहले भी उनके पर जो आरोप लगे थे वो आरोप के तहत जो है फर्जी जो बैंक गारंटी उसके तहत उनको यहाँ से उन्होंने स्टे लिया था और 4 महीने हो गया स्टे खत्म हुए फिर भी अनिल जैन यहाँ के अबकारी से क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं, अबकारी विभाग से क्यों अलग नहीं हो पा रहे हैं, जबकि यहाँ के ऐसे बड़े मंत्री मिनिस्टर हैं कि सुबह रेवांचल में बैठिए और शाम को उतरिए और ट्रांसफर कर वहाँ से सर्टिफिकेट लेके चले आइए। ये कई सीओ कई बड़े लोग, फिर ये अनिल जैन क्यों नहीं जा रहे। सिमरिया में मुझे जानकर बड़ा ताजुब हो रहा है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़े शराब पैकारी कैसे हो रही है। और वहाँ तो हालत ये है बीड़ा, सिरमौर और बरौं में कि घर घर में फॉर्चून की दुकान में शराब बिक रही है। दूसरा जो मुद्दा मैं लेके आया हूं वो है बीहर पुल। बीहर पुल की कहानी समझिए। आज मैंने जो है कलेक्टर महोदय को उनकी जन सुनवाई उसके बीच में भी आके मुझसे मुलाकात की, उनसे बताया मैंने केसीसी ने जानबूझकर इस पुल को तोड़ा। वो इसलिए तोड़ा क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का, जो पुल का मेंटेनेंस जो कि भैयालाल शुक्ला एंड कंपनी ने बनाया था, उसका मेंटेनेंस का उसके साथ कॉस्ट जुड़ी हुई थी और उस कास्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने इसके अंदर बैरिंग आती है जो 2.5 करोड़ की बैरिंग होती है, उसको जानबूझकर डैमेज किया। उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा जो मैं अभी देखा तो उससे फायदा ये हो रहा है कि वहां पर एक तो वो 2.5 करोड़ रुपए का उनको पैसा मिल गया और COS जो है वो इसके तहत जो है उनको अब नई पुल बनेगी। आप ये जानकारी रख लीजिए कि अब ये 1 साल तक ये चालू नहीं होगी। सतना रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पटरी पार करते समय जनता एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे हुई, जब ट्रेन नंबर 13201 जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही थी। तभी बरदाडीह निवासी 40 वर्षीय ललित कुशवाहा प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों को पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वो ट्रेन के इंजन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। JRP और RPF कर्मियों ने घायल ललित को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके पेट और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में दोपहर के समय बाजार और सड़कें सूनी पड़ी रहीं। शाजापुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री और शहडोल में 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो में इस मौसम का सबसे ऊंचा तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के आसपास बना रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। लू जैसे हालात बने हुए हैं जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोग दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में राहत के कोई आसार नहीं हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।